एनीमे का ग्लोबल बूम देख के लगता है सब मस्त चल रहा है, बट सोचो जरा इसके पीछे का सिस्टम कैसा होगा। ओल्ड जनरेशन के स्टूडियोज की कहानी सिर्फ नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड मेमोरीज तक लिमिटेड नहीं है, उसके पीछे एक डार्क साइड भी है। लो वेजेस, डेडलाइंस और फाइनेंशियल कोलैप्स। और न्यू जनरेशन के सोर्स जो आज $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुके हैं, उनके पीछे भी ऐसे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स छुपे हुए हैं जिनके बारे में फैंस कम ही बातें करते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन एनीमे, सिर्फ सरफेस लेवल नहीं बल्कि उन हिडन स्ट्रगल्स के साथ जो इस इंडस्ट्री को आज भी रीसेप कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड जन स्टूडियोज की प्रॉब्लम, पॉवर्टी, वेजेस और सिस्टमैटिक अंडरपेमेंट। सबसे पहली प्रॉब्लम थी एनिमेटर्स का पेमेंट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज एनिमेटर जापान में 200K से लेकर 300 येन पर मंथ भी नहीं कमा पाता, जो डिसेंट लिविंग के लिए काफी कम है। टोक्यो वीकेंडर के एक आर्टिकल में क्लियर लिखा गया था कि यंग एनिमेटर्स की एनुअल सैलरी इतनी लो होती है कि वो टोक्यो जैसे सिटी में सर्वाइव ही मुश्किल से कर पाते हैं। तो सोचो उनकी लाइफ कैसी ही होगी। नंबर 2, प्रोडक्शन कमेटी का कंट्रोल। दूसरी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन कमेटी सिस्टम। इसमें टीवी नेटवर्क्स, पब्लिशर्स, टॉय कंपनीज और म्यूजिक लेबल सब मिलकर एक शो फंड करते थे। दिस कम होता था, लेकिन इसका रिजल्ट ये था कि क्रिएटिव फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती थी। वेरिटी और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमिटीज मोस्टली प्रॉफिट और मर्चेंडाइज पोटेंशियल को प्रायोरिटी देते थे, जिसकी वजह से रिस्की या एक्सपेरिमेंटल आइडियाज अप्रूव ही नहीं होते। नंबर 3, प्रिजर्वेशन क्राइसिस। तीसरी प्रॉब्लम जो ज्यादा लोगों को नहीं पता, ओल्ड एनीमे आर्काइव्स का कोलैप्स। स्क्रीन रेंट और फुल फ्रंटल के एनालिसिस में बताया गया है कि कई क्लासिक शोज के ओरिजिनल फिल्म्स, मास्टर और सेल्स या तो डिग्रेड हो गई या लॉस्ट हो गई, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व करना कॉस्टली है। मतलब अगर एक स्टूडियो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके कल्चरल एसेट्स भी खतरे में पड़ जाते थे। नंबर 4, आउटसोर्सिंग और टैलेंट ड्रेन। चौथी प्रॉब्लम थी आउटसोर्सिंग। ओल्ड जेन के टाइम भी एपिसोड्स चीप लेबर के लिए कोरिया या फिलीपींस भेज दिए जाते थे। इसे एक तरफ कॉस्ट कंट्रोल होता था, लेकिन दूसरी तरफ लोकल जापानीज एनिमेटर्स का टैलेंट और अर्निंग पोटेंशियल ड्रेन हो जाता था। कार्टून ब्रू की एक डिटेल पीस ने बताया था कि आउटसोर्सिंग ने क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों पे इफेक्ट डाला है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 5, क्रंच कल्चर और इम्पॉसिबल डेडलाइंस। पांचवी प्रॉब्लम थी शेड्यूल्स का मिसमैच। कई शोज को ग्रीन लाइट लास्ट मोमेंट में मिलता था और स्टूडियोज को टाइट टीवी ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स में डिलीवर करना पड़ता। इसका रिजल्ट ओवरवर्क, बर्नआउट और इनकंसिस्टेंट एपिसोड क्वालिटी। द हॉलीवुड रिपोर्टर और कार्टून ब्रू दोनों ने कंफर्म किया है कि क्रंच कल्चर एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी जो अभी भी चलती आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6, स्टूडियो कोलैप्सेस। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि ओल्ड जेन के आइकॉनिक स्टूडियोज भी सर्वाइव नहीं कर पाए। गाइनेक्स जैसे स्टूडियो जिन्होंने नियॉन गेंशिन एवेंगेलियन बनाया ऑफिशियली बैंकरप्ट हो गए। क्लाउड ईटर्स और भी कई स्टूडियोज क्लोज हो गए, जो दिखाता है कि सिर्फ क्रिएटिविटी लेगेसी एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू जेन के हिडन इश्यूज। स्ट्रीमिंग का गेटकीपिंग। अब लगता है कि स्ट्रीमिंग ने सब सॉल्व कर दिया, लेकिन सच उल्टा है। नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल जैसे प्लेयर्स एक तरफ मैसिव ग्लोबल ऑडियंस ला रहे हैं, लेकिन वो गेटकीपर बन गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स और कार्टून ब्रू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब शोज को एल्गोरिदम फ्रेंडली होना पड़ता है। जो टाइटल्स एंगेजमेंट नहीं ला पाते उन्हें क्विकली ड्रॉप कर दिया जाता है। सो नंबर 2, ब्लू रे डिक्लाइन और रेवेन्यू गैप। पहले स्टूडियोज को ज्यादा पैसे ब्लू रे और डीवीडी सेल्स से मिलता था, जिससे वो हाई क्वालिटी साकुगा सीक्वेंस फंड करते थे। अब ब्लू रे सेल्स कोलैप्स हो गए हैं और स्ट्रीमिंग रेवेन्यू का बड़ा कट मिडलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर कैप्चर करते हैं। स्टूडियोज को काफी कम शेयर मिलता है, इस वजह से वो अपनी क्वालिटी के साथ कभी कभार कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। नंबर 3, सीजनल मॉडल और डिस्पोजेबल आईपी कल्चर। न्यू जेन में 12 से 24 एपिसोड के शॉर्ट कोर कॉमन हो गए हैं। ये फॉर्मेट फास्ट पेस्ड है, पर इसका साइड इफेक्ट है डिस्पोजेबल आईपी कल्चर। हर साल नए नए टाइटल्स चर्न होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेप्थ कम हो जाता है। लेकिन वहीं ओल्ड जेन एनीमे ऐसा नहीं करते थे। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, हाइपर पॉलिश बट होमोजेनाइजेशन। डिजिटल पाइपलाइंस ने एनीमे को सिनेमैटिक और ब्यूटीफुल बना दिया, जैसे डीमन स्लेयर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा स्टूडियोज एक ही पॉलिश स्टाइल फॉलो करते हैं, जिससे एक सेमनेस आ जाती है। ओल्ड जेन का रॉ और यूनिक स्टाइल कभी कभी मिसिंग लगता है। नंबर 5, आईपी मिल्किंग और रिस्क एवर्जन। न्यू जेन में इन्वेस्टर्स सेफ गेम खेलते हैं, रीमेक्स, सीक्वल और पॉपुलर मांगा एडेप्टेशन पे ज्यादा पैसे लगाते हैं। ऐसे में अच्छी मांगास को कम सपोर्ट मिलता है। एक प्रॉब्लम जो दोनों जनरेशन में सेम रही है वो है लेबर कंडीशन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवर टाइम और हरासमेंट के केसेस आज भी कॉमन है और लीगल रिफॉर्म एनफोर्स करना मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री काफी फ्रेगमेंटेड है। फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी एक और फैक्टर है। इवन सक्सेसफुल शोज का मतलब नहीं है कि स्टूडियो सर्वाइव करेगा। बैंक्रप्सी केसेस प्रूफ है। और फाइनली आर्चिवल नेग्लेक्ट। ओल्ड मास्टर्स और कल्चरल हेरिटेज अभी भी रिस्क पर है, यानी अगर मॉडर्न एनीमे ऐसा ही करते रहे तो ओल्ड हेरिटेज खत्म हो जाएगा। सो चलो बात करते हैं एनिमेशन क्वालिटी की।
आखिर वो कैसे बदली? ओल्ड जेन में एनिमेशन लिमिटेड होता था, लेकिन उसमें एक यूनिकनेस और एक अच्छी स्टाइल होती थी। सेल एनिमेशन में कैरेक्टर्स के आउटलाइन थोड़े रफ होते थे, लेकिन वो एक रॉ फील देते थे, जैसे काउबॉय बीबॉप और अकीरा के स्मूथ साकुगा सीक्वेंस उस जमाने के लिए इम्पॉसिबल लगते थे और इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए। लेकिन एवरेज टीवी एनिमे में फ्रेम्स रिसाइकल होते, इफेक्ट पार्टिकल्स ट्रिक से बनाए जाते, जैसे स्पीड लाइंस और स्टिल इमेजेस। वहीं न्यू जेन में डिजिटल टूल्स ने सब बदल दिया। अब सीजीआई, कंपोजिटिंग और लाइटिंग इफेक्ट ने एनिमे को सिनेमा लेवल क्वालिटी दी है। जैसे डीमन स्लेयर का एग्जांपल ले लो, हर फाइट एक चलती फिरती पेंटिंग लगती है। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि अब डिजिटल कलरिंग और कंपोजिटिंग फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। सो बात करें स्टोरी टेलिंग, पेसिंग और थीम्स की। ओल्ड जेन स्टोरीज में स्लो बिल्डअप और लॉन्ग आर्क्स कॉमन थे। कई बार एपिसोड्स के अंदर एक ही छोटी बात स्ट्रेच कर दी जाती थी, लेकिन उसी वजह से कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत डीप होती थी। एग्जांपल हंटर एक्स हंटर का जॉटन्यू आर्क या नारुतो का चूनिन एग्जाम। स्लो था, लेकिन हर कैरेक्टर ऑर्गेनिकली ग्रो करता था। न्यू जेन में डिमांड फास्ट पेस की है, क्योंकि ऑडियंस के पास पेशेंस कम है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बिंज कल्चर बना दिया है। देखो थीम्स भी बदले हैं। ओल्ड जेन ज्यादातर हीरोइक जर्नी, फ्रेंडशिप, प्रिजर्वेंस पे फोकस करता था। वहीं न्यू जेन ज्यादा मोरली ग्रे थीम्स, पॉलिटिक्स, ट्रॉमा और रियलिज्म एक्सप्लोर करता है। लेकिन आखिर इन सबको क्यों बदला गया? सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी और मार्केट डिमांड। ओल्ड जेन का ऑडियंस प्राइमरली जापान होता था, तो उनके कल्चर के हिसाब से वो एनिमे बनाते थे। लेकिन अब ये चीज नहीं रही, क्योंकि न्यू जेन का ऑडियंस ग्लोबल है। क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म ने एनिमे को दुनिया भर में एक्सेसिबल बनाया है। और जब ऑडियंस ग्लोबल हो गई है, तो एनिमे का प्रोडक्शन स्टाइल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेंज करना पड़ा। हाई क्वालिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, सिनेमैटिक इम्पैक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। ओल्ड जेन एनिमे एक फाउंडेशन था। उसने क्राफ्ट, ओरिजिनलिटी और इमोशनल कनेक्शन दिया। न्यू जेन एनिमे एक एवोल्यूशन है। उसने स्केल, क्वालिटी और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी दी। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। ओल्ड जेन का पेशेंस और रॉ फील कभी रेप्लिकेट नहीं होगा, और न्यू जेन का पॉलिश और स्पीड ओल्ड जेन में पॉसिबल नहीं होगा। अल्टीमेटली एनिमे का असली चार्म यही है कि हर जनरेशन अपने समय की प्रॉब्लम्स और पॉसिबिलिटीज के हिसाब से इवॉल्व होता है। सो गाइस, अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऐसे ही टॉपिक में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।